मैट्रिक पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए जतन करने लगी, लेकिन वालिद साहब मेरी शादी करना चाहते थे, लिहाजा आगे बढ़ने की इजाज़त ना दी। यूं ही साल गुजर गया, शादी हुई और ना दाखिला लिया। अब वालिद को भी एहसास हुआ कि शादी तो तब ही होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे तालीम इसके काम आएगी। नए साल उन्होंने कहा कि बेटी आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखिला ले लो, अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर तालीम को खैरबाद कर देना। मैंने भी यही मंजूर कर लिया। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में कॉलेज की कई लड़कियां सहेलियां बन गई। दिन निहायत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस कॉलेज जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़े होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। जरा सा झटका लगता गिर जाती। इत्तेफाक से एक नौजवान ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस बस स्टॉप में मैं खड़ी होती थी, ये नौजवान भी उसी वक्त उसी बस स्टॉप में अपनी गाड़ी ला कर खड़ी कर दिया करता था। वो यहाँ से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर तवज्जो मजबूर किए रखता है। किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगता था। मैं उसकी तरफ देखने से हत्ता अलइम्कान गुरेज किया करती थी, फिर भी इसकी निगाहें मुझको अपनी तरफ तकती महसूस होती। स्टॉप पर इसकी वजह से भी उलझन में मुब्तला रहने लगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती थीं। तभी मैंने बुर्का लेना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टॉप के सामने से गुजरता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैंने इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, लेकिन रोजाना वो मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी इसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थीं। धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। लड़कियां खुश गप्पों में मसरूफ थीं कि दुकानदार की आवाज पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि आप में से जिस बहन का नाम शाहीन है, इसका फोन आया है, सुन लें। शाहीन तो मेरा नाम था। तभी मेरा रंग जर्द हो गया। मैं चुप रही। तभी मेरी साथी लड़की बोली, फोन किसी लड़के का है या लड़की का? जी, कोई लड़की बोल रही है। मैं हैरान थी कि ये कौन सी दोस्त है। अभी मैं फोन पर उलझ ही रही थी कि वो साहब भी उसी दुकान पर आ गए। मैंने फोन पर बात करते हुए किताबें और ऐनक काउंटर पर रख दी। फोन बंद किया ही था कि बस आ गई और सब लड़कियां दौड़कर इसमें सवार हो गईं। घबराहट में मैंने अपनी एक किताब और ऐनक काउंटर पर छोड़ दी। बस की तरफ तेज कदमों से चल दी। दूसरे दिन दुकान वाले से अपनी किताब और ऐनक का पूछा। मालूम हुआ वही नौजवान मेरी चीजें उठा कर ले गया था। उसने दुकानदार से कहा कि मैं शाहीन का क्लास फेलो हूँ, उसे दे दूंगा। अगले रोज मैं फिर दुकान में गई और कहा कि क्या इन साहब ने मेरी चीजें लौटाई हैं? उसने कहा कि हाँ, ये लीजिए। आपको नहीं दे पाए तभी वापस यहाँ रख गए। मैंने अपनी चीजें उठा ली। घर लाकर किताब खोली तो इसमें एक शेर दर्ज था। एक दिन फिर मैं दुकान पर गई और दुकानदार से कहा कि ये कागज मेरी किताब में जिसने रखा था, इसी को दे देना। मुझे इस किस्म के अशार से कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकानदार ने कहा, इसका नाम सर्विश है, वो मेरा दोस्त है, मैं इसे दे दूंगा। ये कहकर उसने पर्चा रख लिया। मेरे साथ अकेला थी। बोली, शाहीन प्लीज इसको मत ठुकराओ, इतना अच्छा लगता है, वो खूबसूरत आंखों वाला। मैं तो इस पर मरती हूँ। मैंने जवाब दिया, तुम मरती हो तो मर जाओ। इसके बाद वो रोजाना मुझे उस दुकान पर फोन करने लगा। अकेला मेरी बजाय खुद दुकान पर जाकर इसका फोन सुनती। मैं इसे मना करती लेकिन वो ना मानती। एक दिन मैंने फोन इससे ले लिया और कहा कि खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हारा कोई मेल नहीं। इस पर वो बोला, मेरी एक बात सुन लो, मुझे अपनी माँ की कसम, मैं तुमको कभी धोखा ना दूंगा। खुदा के लिए मुझ पर भरोसा करो। अगर तुमने मुझसे बात ना की तो मैं तुम्हारे सामने बस के नीचे सर दे दूंगा। इस बात से मेरा दिल घबरा गया। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। क्या कॉलेज जाना छोड़ दूं? वो रोजाना फोन करता और अकीला इसका फोन सुनकर इसके पैगामात मुझे देती। फिर इसने मेरा पर्सनल नंबर भी इसे दे दिया। तब मैं अपनी दोस्त से नाराज हो गई और इससे बातचीत करना बंद कर दी। जब मैंने इसके फोन ना सुने तो वो मेरे कॉलेज के रास्ते में आने लगा। मैंने तंग आकर एक रोज रोड पर ही इसे बुरा भला कहा। अगले रोज कॉलेज के लिए निकली तो दिल बुरी तरह धड़क रहा था और हाथ पांव ठंडे हो रहे थे। पछता रही थी कि ख्वाह मख्वाह ही इस शख्स से बात की।
मैं अगले स्टॉप की तरफ चलने लगी। थोड़ी ही दूर चली थी कि हिम्मत जवाब देने लगी। अभी अकीला आती दिखाई दी। हालांकि हमारी बातचीत बंद थी, लेकिन इसे देखकर फिर भी हौसला हुआ। इससे पहले कि मैं बात करती वो खुद मेरी तरफ आ गई। कहने लगी, आज इधर किधर जा रही हो? हम थोड़ी दूर ही चले थे कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने इसे टक्कर मारी और वो सड़क पर गिर गई। इसको ज्यादा चोट लगी थी और वो भी सर में। इसे होश ना रहा था। मैं इसे नहीं उठा सकती थी। बेबसी से इधर उधर देखने लगी। लोग हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। सर्विस भी इन लोगों में दिखाई दिया। हुजूम में इसे देखा तो लगा जैसे गैर लोगों में कोई अपना आ गया है। उसने आगे बढ़कर अकीला को बाजुओं में उठा लिया और किनारे पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ ले गया और हम करीब तरीन अस्पताल पहुंच गए। अकीला को इमरजेंसी में ले जाया गया। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले मैंने अकीला के घर वालों को फोन करके एक्सीडेंट की इत्तला दी। जब तक इसके घर वाले आए सर्विस मौजूद रहा। इस रोज ही इसने मुझे बताया कि इसने अकीला को बहन बनाया हुआ है, तभी इसके साथ फोन पर बात करता था। मैं तो इसको एक ऐसे आवारा मिजाज नौजवान के रूप में देख रही थी जो बस स्टॉप पर लड़कियों से छेड़खानी के चक्रों में होते हैं। जब अकीला के वालिदैन आ गए तो इसने जाने की इजाजत ली। मुझे भी जाना था, कब तक अस्पताल में ठहरती, लेकिन आंटी और अंकल के सामने मैंने सर्विस से कलाम नहीं किया। जब वो अस्पताल से निकल गया तो 15 मिनट बाद मैंने आंटी से कहा कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं अकीला को देखने अम्मी के साथ शाम को आऊंगी। आंटी बोली, बेटी तुम अकेली घर चली जाओगी या तुम्हारे अंकल तुमको छोड़ आए? अंकल का इस वक्त यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। जब मैं अस्पताल से निकली तो बाहर सर्विस को मुंतजर पाया। इसने कहा, बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर या कॉलेज जहाँ कहो ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने जरा देर सोचा। कॉलेज का वक्त तो निकल गया था। अल्लाह पर भरोसा करके इस पर भी भरोसा कर लिया और इसकी गाड़ी में बैठ गई। मुझे घर के पास ड्रॉप कर दे, मैंने कहा। शुक्रिया मेरी इज्जत अफजाई का, वो बोला और गाड़ी चला दी। अकीला को ठीक होने में 1.5 माह लग गया। 2 माह बाद इसने दोबारा बाकायदगी से कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। इसकी गैर मौजूदगी का ये अरसा मैंने बड़ी मुश्किल से काटा। कॉलेज में दिल ही ना लगता था। जब अकीला ठीक होकर कॉलेज आने लगी वो मुझे जबरदस्ती खींचकर इसकी गाड़ी में ले जाने लगी। मेरी तरफ से भी मज़ाहमत में कमी आ गई। वही हुआ जो इस उम्र में अक्सर होता है। मैं और अकीला कॉलेज के बाद सर्वेश के साथ तपती दोपहरों में पार्कों में, जब वहाँ कोई ना होता, जाकर बैठ जाते। इसने वादा किया कि तालीम मुकम्मल होने के बाद वो अपने वालिदैन को मेरे वालिदैन के पास रिश्ते के लिए लेकर आएगा। इस तरह इसने मेरे दिल में उम्मीद की जोत जला दी। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसे गर्मियों की छुट्टियों की खबर सुनाई थी तो इसकी आंखें भीग गई थी। तब मैंने इसे आखिरी दिन बताया कि मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं। और फिर हम 2 माह के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। ये 2 माह 2 साल बनकर गुजरे। जब छुट्टियां खत्म हो गई तो मैं छुट्टी के वक्त इससे कॉलेज से बाहर वाली शॉप पर मिली। उसने जज्बात से मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया और कहा कि मैं वालिदैन के पास गांव जा रहा हूँ, मैं जल्द इनको रिश्ते के लिए तुम्हारे वालिदैन के पास लाऊंगा। वो चला गया। मैं उसकी जुदाई में तड़प तड़प कर रोई, मगर क्या कर सकती थी। अकीला के जरिए उसके खत मिल जाते जिससे दिल को तसल्ली हो जाती। फिर अचानक इसके खत आने बंद हो गए। ये वक्त मेरे लिए इंतहाई तकलीफदा था। कॉलेज के 4 साल पूरे होने को थे। अब मुझे घर बैठ जाना था। एक रोज अम्मी ने कहा, बेटी तुम्हारे मामू तुम्हें बहू बनाना चाहते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने जवाब दिया, अम्मी मैं अभी शादी ना करूंगी। अब जो रिश्ते आते मैं शिद्दत से इनकार कर देती। यहाँ तक कि मेरे सर में सफेद बाल आने लगे। चेहरा मुरझा गया। सर्विस को ना आना था, वो ना आया। यहाँ तक कि मेरे वालिदैन मेरी जिद से मजबूर होकर खामोश हो गए। वालिद ने मुझे BEd करने की इजाज़त दे दी। मैंने BEd की तालीम मुकम्मल कर ली और एक स्कूल में टीचर लग गई। जिंदगी ऐसे ही बेकैफ गुजर रही थी। दिल में सर्विस से नाराज जरूर थी, मगर इसके लिए रोज नफल पढ़कर दुआ करती थी कि खुदा करे वो ठीक हो।
बस यही दुआ थी जो मेरे लबों से इसके लिए निकलती थी। अकीला की शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। उसकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से हुई थी और वो खुश थी। शादी के बाद हम काफी मुद्दत ना मिल सके। मैं तो अब भी खुद को सर्विस की अमानत समझती थी। एक रोज मैं स्कूल से लौटी तो अकीला मेरे घर आई हुई थी। मेरी खुशी की इंतहा न रही। मुद्दत के बाद वो मिलने आई थी, लेकिन अकेली नहीं, इन नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। मैंने लपक कर इनको गले से लगा लिया और प्यार किया और कहा, तुम्हारे बच्चे तो बड़े खूबसूरत हैं। वो बोली, ये अपने बाप पर गए हैं, वो बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा भाई, बड़ी लकी हो। ऐसा कहते हुए मुझे सर्विस याद आ गया। वो समझ गई कि मुझे किसकी महरूमी ने अफसरदा कर दिया है। कुछ देर के तौक़ुफ़ के बाद वो कहने लगी, शाजिया, कभी सर्विस ने तुमसे राब्ता किया? इसका कुछ तो पता चला। मैंने जवाब दिया, कभी नहीं किया। तभी इसने बताया, शाजिया, मेरे शोहर जिस पेज पर थे, सर्विस भी इसी पेज में थे। एक सिलेक्शन हुआ, फिर जब कारगिल की जंग हुई तो महाज पर दोनों साथ थे। अल्लाह ताला ने शकील की जिंदगी सलामत रखी, मगर सर्विस ने शहादत पाई। मैं तुमको ये खबर नहीं दे सकी। सर्विस ने तुम्हारे लिए अपने वालिदैन से बात भी कर ली थी, वो भी राजी थे, मगर जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत ना दी थी कि वो लोग तुम्हारा रिश्ता मांगने आते। अब सर्विस शहादत का आला रुतबा पा चुका है और अल्लाह ताला ने इसे ऐसी सरफराजी अता की है जिससे बड़ी कोई सरफराजी नहीं है। ये खबर जब मैंने सुनी तो सकते में आ गई। होश ना था कि रोऊं या खुशी के इस एहसास में डूब जाऊं कि सर्विस बेवफा ना था, बल्कि इसने अपने वतन के लिए जान कुर्बान की थी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह आप सबको खुश रखे।